Hello, welcome everybody, welcome to the channel. Now we are going to start a new series that is known as Fuzzy Logic. तो आप सभी का स्वागत है इस एक नई वेब सीरीज में या लेक्चर सीरीज में जो हम बात करने जा रहे हैं फजी लॉजिक के बारे में। तो फजी लॉजिक का मैथमेटिकल एस्पेक्ट जानने से पहले, फजी लॉजिक का कंप्यूटर साइंस के टर्म में जानने से पहले, फजी लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन जानने से पहले आज का बहुत एक बेहतरीन लेक्चर आप लोगों को इस बारे में केवल बताने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फजी लॉजिक की आखिर आपकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, वाई फजी इज़ इम्प्लीमेंटेड टू आवर लाइफ, क्यों इसेंशियल है फजी पढ़ना ज़िंदगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि फजी था क्या, क्यों आया, क्या ये हमारी ज़िंदगी से कोरिलेशन देता है और कहाँ कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपने अपने फील्ड, अपने अपने कैरियर, अपना अपना एरिया, तो हम लोग फजी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। लॉजिक का सबसे पहले जो कंसेप्ट है, दो वर्ड आएंगे इसमें, फजी लॉजिक। तो इसमें एक जो स्टेटमेंट ये है, ये कहा कि मशीन हैज़ टू टेक सम इंडिपेंडेंट डिसीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मशीनों को डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड आया दैट इज मशीन हैज़ टू टेक सम इंडिपेंडेंट डिसीजन, ये वर्ड आया। नॉर्मली मशीन, हम ये कहते थे कि मशीन हैज टू प्रोसेस समथिंग, मशीन हैज टू डू सम वर्क। एंड जब हम ये जानने की कोशिश करें कि मशीन हैज टू डू सम इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो यहाँ पर फजी वाला कंसेप्ट है। ये एक इकलौता वर्ड, इकलौता स्टेटमेंट फजी की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक क्या था और फजी लॉजिक डिफरेंट लॉजिक से अलग कैसे है। जैसे दो तरह के लॉजिक हम लोगों की लाइफ में आते हैं, नंबर 1 कन्वेंशनल लॉजिक एंड नंबर 2 फजी लॉजिक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लॉजिक का डिस्कशन सबसे पहले कब हुआ था। एरिस्टोटल यूनान के महान दार्शनिक अरिस्टोटल जिनको कहते हैं, उन्होंने ईसा से 300 साल पहले 300 बीसी ऐसा कहा था। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। एक कंसेप्ट मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी को लेकर कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने कहा था अपने कंसेप्ट में एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था। इन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। इन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडिल क्या कहता है, आइए थोड़ा हम समझते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कहते हैं कि एक्स मस्ट बी इन ए सेट ऑफ ए और नॉट इन सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले ये वर्ड सेट क्या होता है। सेट बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम एक बहुत सारे एलिमेंट को लेते हैं जो किसी कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और उनका कलेक्शन हम बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज सेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग ने कहा एक सेट है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने मान लीजिए एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया, ए इक्वल टू कोई सेट है। ठीक है ना, सेट को दिखाते हैं कर्ली ब्रेसेस से, और इसके अंदर मैंने कहा कि ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो जैसे मैंने कहा कि नाउ आई हैव ए सेट, ये कहा मैंने, मान लीजिए एक सेट है ए। अब ये जो इसके अंदर हमको एक एक वर्ड दिखाई दे रहा है, ये 2 3 ये 4 और ये 5, दे आर द एलिमेंट ऑफ सेट। ये सेट के एलिमेंट्स हैं। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो सेट वाली बात आती है, सेट के सारे एलिमेंट कॉमन प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। अब अगर मैं एक वर्ड लूँ, मान लीजिए ना, थोड़ी देर के लिए मैं एक वर्ड लेता हूँ, मान लीजिए मैं वर्ड लेता हूँ बी, तो क्या बी इस सेट को बिलोंग करेगा? तो बी इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी इंग्लिश का वॉल नहीं है। बस, तो यही था कि लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। इसी को हम सीधे सीधे शब्दों में जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडिल। यानी कि अगर ए कोई सेट है तो एक्स या तो सेट के अंदर होगा या उस सेट के बाहर होगा। ये कहा था ट्रेडिशनल लॉजिक में। ऐसा कहीं नहीं है कि अंदर भी हो सकता है और थोड़ा हिस्सा बाहर भी हो सकता है, ये कोई जिक्र नहीं था कि आइदर इन सेट ए और नॉट इन सेट ए। तो ये था अरस्तु का लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। अब इसको मैथमेटिकल फाउंडेशन का प्रिंसिपल सीधे सीधे समझाने की कोशिश की मैंने, तो इसके बारे में आप ये समझिए। ठीक है ना, अब इसका फायदा कहाँ पर मिला, देखो ऐसा अब धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन ये चीजें बहुत लंबे टाइम तक ये लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड आइदर मस्ट बी वाला जो वर्ड है ना, इसने करना शुरू किया परेशान। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में हमेशा डिसीजन यस और नो में नहीं हो सकता है। ठीक है ना,
क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपको रियल लाइफ कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आप डिसाइड करेंगे कि इनका आंसर यस और नो में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? आइए एक आध एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे मैं ट्रेडिशनल लॉजिक लगा रहा हूँ कि मैंने कहा कि आई हैव एन नंबर ऑफ रोजेज, तो मैंने कहा कि रोज की कलर अगर मैं इसमें बात करूँ तो आइदर आई हैव रोज इज आइदर रेड और नॉट रेड। नॉट रेड में येलो रोज हो सकता है आपका, ठीक है? अभी व्हाइट रोज हो सकता है, ब्लैक रोज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना? तो क्या होगा कि रोज की अगर मैंने कलर वाइज कैटेगरी बनाई तो मैंने दो कैटेगरी बनाई, अगर सिंपली यहाँ पर देखते हैं। लेकिन अब वर्ड जो लेकिन आ गया, तो लेकिन वर्ड ने एक बहुत अच्छी हिस्ट्री आपको दे दी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो क्या कहेंगे हम इसका रंग कैसे है? सरप्राइजिंग भाई, इसके कलर की बात करेंगे तो सरप्राइज हुई है ना? यहाँ पर क्या कहोगे? दिस इज नाइदर रेड और नॉर नॉन रेड, ठीक है? ओके, चलिए एक खूबसूरत से और प्राणी से आपको मिलवाते हैं जो बताएगा। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ दिस लेपर्ड? क्या कहोगे इस तेंदुए का रंग कैसा है? कोई कहेगा येलो स्टोन में ब्लैक स्पॉट है, कोई कहेगा नहीं नहीं ब्लैक का भी ग्रे टाइप का शेड है, कोई कहेगा इट विल बी समथिंग इन बिटवीन द येलो एंड दिस। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन, कलर और उसका टोन आप एक वर्ड में बहुत प्रिसाइजली, दिस इज येलो, दिस इज नॉट येलो, ऐसा वाला वर्ड आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? अब एक बहुत आपको एक अच्छे क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। आपने ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा क्वेश्चन सुना होगा, आइदर इट क्वेश्चन इज इन द प्रैंक और इट इज इन रियल समथिंग समथिंग। ये क्वेश्चन, इज दिस ग्लास फुल और एम्प्टी? ये ग्लास खाली है या भरा है, ठीक है? खाली कह नहीं सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स लिक्विड, भरा इसको कह नहीं सकते हो। तो इस ग्लास को खाली ग्लास की कैटेगरी में रखेंगे, भरे ग्लास की कैटेगरी में रखेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम लोग को कई बार ऐसे ट्रिकी माहौल बनाने में ये काम आता है, ठीक है? अभी इससे अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल एक और आपको देते हैं। ये देखिए, अब मजे वाली बात यह है कि ये क्लास के स्टूडेंट हैं मान लीजिए, ठीक है ना? स्टूडेंट है मान लीजिए, तो ये तो ठीक है, दिस इज द टॉल गाय, ओके? एंड अगर मैं बात करूं तो दिस इज द स्मॉल गाय, सबसे छोटा है। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क आपके लिए यहाँ पर ये आता है कि इनके बीच में मैं कौन से स्टूडेंट को ये मानूं कि उससे ऊपर के लोग टॉल कहलाएंगे और उससे नीचे के लोग छोटे शॉर्टर कहलाएंगे? अगर भाई मैं इससे कहता हूँ कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है, तो भाई ये तो मेरे ऊपर सीधे सीधे तलवार लेके हमला कर देगा ना कि तुमने मुझे छोटा कैसे कह दिया, ठीक है? फिर ये कहेगा कि तुमने जब इसको डिक्लेयर कर दिया तो मैंने क्या बिगाड़ा है? क्लियर? तो यहाँ पर मैं एक ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं दे सकता हूँ कि जिससे मैं कहूँ कि इससे ऊपर के लोगों को मैं टॉल और इससे नीचे लोगों को शॉर्ट कहूंगा। तो टॉलर कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम यस और नो में नहीं दे पा रहे हैं। अब जब हम इनके आंसर यस और नो में दे ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम इनके आंसर दे सके ना, क्योंकि आंसर तो भी देना है, इनका भी आंसर देना है यस और नो के अलावा। क्योंकि जब नेचर ने हमको चीजें दे रखी हैं कि यस और नो के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें भी उनके आंसर देना है यस और नो के अलावा। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तलाशने के लिए हम चलते हैं एक आपको बहुत अच्छे एक ग्राफिकल नोटेशन की ओर चलते हैं, तो वो आपको बताएगा इनके आंसर हम कैसे देंगे, ठीक है? ओके, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बताता हूँ, शेड्स ऑफ ग्रे। आपने एक वर्ड सुना होगा, द शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है? अभी क्या है ना, देखो जैसे कोई वकील है, आपने कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर है, तो उसकी आपने कोट का कलर और पैंट का कलर देखा होगा, इट इज कम्प्लीट ब्लैक। भाई वो शर्ट पहनता है, दैट इज कम्प्लीट वाइट, ठीक है ना? लेकिन अब अगर आप मार्केट में जाते हो ना नॉर्मली, तो जब आप अपने ड्रेस उठाते हो तो नॉर्मली आपने कहते अरे यार ये तो ब्लैक ब्लैक बिल्कुल यूनिफॉर्म में बहुत पहन ली, ब्लैक नहीं, हम थोड़ा ऑफ में ढूंढेंगे इसको। क्या व्हाइट शर्ट ढूंढते हो तो प्लेन व्हाइट नहीं ढूंढते हो, आप कहते हो ना ऑफ व्हाइट है, दिस इज पिंक कलर, सॉरी ऑफ व्हाइट है, ऑफ व्हाइट के बाद आप कहते हो क्रीम कलर है, पिंक नहीं सॉरी क्रीम कलर है। या फिर आप कोई और ढूंढते हो, जैसे रेड भी, तो रेड का ऑफ है, रेड है, टोमेटो रेड है, डार्क रेड है, मरून रेड है, यू हैव सीन द सेट्स ऑफ रेड देयर। अभी यहाँ पर मैं कम्प्लीटली की बात कर रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग वर्ड इसलिए है कि मैं 0 एंड 1 की थ्योरी लेके फिलहाल आपको कंप्यूटर साइंस भी समझा रहा हूँ और इसको मैं आपको रियल लाइफ में भी समझा रहा हूँ कि फजी लॉजिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आपने बात की कंप्लीट ब्लैक कंप्लीट व्हाइट के बीच में ग्रे के शेड आए, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई सेट क्रिस्पी है तो वो यही कहेगा कि ये तो ब्लैक है या ये ब्लैक नहीं है, यह कहेगा कि आइदर दिस इज व्हाइट और दिस इज नॉट व्हाइट। लेकिन अगर मैं शेड्स ऑफ ब्लैक की बात करूँ तो फिर मैं अपने कन्वेंशनल लॉजिक को क्या करता हूँ यहाँ पर
वायलेट करता हूँ। ये मेरे पास इसको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कंप्लीट ब्लैक और कंप्लीट वाइट के बीच में ये जो मैंने ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर रखी है, इट इज शोइंग द शेड्स ऑफ ब्लैक, और ये जो ये वाला एरिया इस रीजन के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज माई फजी सेट, और ये क्रिस्पी सेट, आइदर यस और नो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक जो कंसेप्ट आएगा आपकी लाइफ का बहुत अच्छा, उसको हम कहते हैं पार्शियल ट्रूथ। दे आर पार्शली ट्रू, पार्शियल ट्रूथ। भाई महाभारत वाली बात आ गई, अश्वत्थामा हाथों हाथ, पार्शियल ट्रूथ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अभी यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस भाई यही है कि अगर ट्रूथ पार्शियल है तो यहाँ पर तो जो कंप्लीट वर्ड था, कंप्लीट वर्ड था क्रिस्प का, तो एक क्रिस्प की बाउंड्री से बाहर हो गया, तो एक नई वाली हमको सेट की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर साइंस से थोड़ा बाहर जाएं, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन एरिया की बात करें, दैट इज माय रिमोट सेंसिंग एंड जेएस। और कंप्यूटर साइंस, कोर कंप्यूटर साइंस का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन सब्जेक्ट डीआईपी, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, वहाँ बहुत अच्छा यूज होता है। तो डीआईपी के अंदर मैं अगर बात करूंगा तो हेयर फजी लॉजिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? अभी कैसे? सिंपल सी बात है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है तो आपने डिजिटल इमेज की बात करें तो डिजिटल इमेज मेड बाय नंबर ऑफ पिक्सल। अगर 20 के किसी पिक्सल का आपको एनालिसिस करना है कि आइदर दिस पिक्सल विल बी इन दिस क्लास और इन दिस क्लास, दो क्लास के बीच में झूल रहा हो, क्या करोगे? कोई एक रास्ता निकालोगे ना। तो फिर आप देखोगे कि अगर इतना परसेंट से ज़्यादा भाई इस क्लास में जा रहा है तो आप कह दोगे ओके आई विल डिस्क्राइब द पिक्सल इन दैट क्लास। यहाँ पर आप ये वाले काम करेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसका स्टेटमेंट देखते हैं, हम कोशिश करते हैं हम इसको डिफाइन करने की, क्या कहते हैं, व्हाट इज फजी लॉजिक। ठीक है, अब व्हाट इज फजी लॉजिक को थोड़ा देखने की कोशिश की तो हमने कहा कि फजी लॉजिक इज ए सुपर सेट ऑफ कन्वेंशनल लॉजिक। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया एक सेट और ये मैंने बनाया एक सेट। ठीक है, तो ये मेरा कन्वेंशनल लॉजिक है और ये मेरा है फजी लॉजिक। तो हमने क्या कहा कि फजी लॉजिक इज सुपर सेट और कन्वेंशनल लॉजिक, क्योंकि कन्वेंशनल लॉजिक ये कहता है कि आइदर इसके अंदर होगी चीज आइदर नहीं होगी। तो अब कंप्लीटली होना कंप्लीटली नहीं होना के अलावा बीच के केस भी आते हैं, तो बीच के केस हम डिफाइन करते हैं फजी लॉजिक के अंदर। तो फजी लॉजिक होना या नहीं होना तो अपने अंदर रखेगा ही रखेगा, लेकिन उनका पार्शियली होना भी अपने अंदर रखेगा। तो इसलिए फजी सेट क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, किसका? बुलियन लॉजिक। भाई बुलियन क्या है? बुलियन थे एक मैथमेटिक्सियन थे सर जॉर्ज बूली, तो उन्होंने एक मैथमेटिक्स दी जो लॉजिक्स पर डिपेंडेंट है। तो उनके लॉजिक्स को बुलियन, उनके लॉजिक्स पर जो अलजेब्रा बनी दैट इज नोन एज माय बुलियन अलजेब्रा, और उनके द्वारा दिए गए पोस्टुलेट्स उस बुलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशन की बजाय लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं बुलियन पोस्टुलेट्स में, जैसे एंड और नॉट कॉमन से हम लोगों ने पोस्टुलेट्स पढ़े हुए हैं। अब फजी लॉजिक के अंदर बुलियन लॉजिक हैज बीन एक्सटेंडेड टू, अब ये क्या कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि हैज बीन एक्सटेंडेड टू हैंडल, इसको हमने आगे बढ़ाया। काहे को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ाया? कंसेप्ट ऑफ पार्शियल ट्रूथ। अब भाई पार्शियल ट्रूथ क्या? पार्शियल ट्रूथ ये है वो ट्रूथ जो कंप्लीट ट्रूथ और कंप्लीट फॉल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन एप्पल एंड यू हैव कट ऑन दिस एप्पल, आपको सेब मिला, आपने फटाफट एक कोने से कुतरना शुरू कर दिया। भाई किसी ने पूछा आपके हाथ में क्या है, तो आप कह रहे हो एप्पल है, वो कह रहे हैं भाई एप्पल तो गोल होता है, इसका तो शेप गोल है ही नहीं, तो अब मैं कैसे मान लूँ एप्पल है। लेकिन हम कह रहे भाई इसका टेस्ट एप्पल के जैसा है, इसका कलर एप्पल के जैसा है, तो मैं क्यों नहीं मान लूँ इस एप्पल को। तो आप दोनों के बीच का जो विवाद है, तो ये कहलाएगा कंसेप्ट ऑफ पार्शियल ट्रूथ। ठीक है, कम्प्लीटली ट्रू आपकी बात भी नहीं है, कम्प्लीटली फॉल्स दूसरे की बात भी नहीं है, तो इसके बीच का जो कंसेप्ट आएगा कंसेप्ट ऑफ पार्शियल ट्रूथ, इसको एनालिसिस करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मॉर्निंग में डिसाइड नहीं कर सकता कि 6:52 पर अपनी जो है मॉर्निंग का उषा काल जो है वो खत्म हो जाएगा और डे स्टार्ट हो जाएगा, या शाम को कोई नहीं कह सकता कि डे यहाँ पर क्लोज होगा और इवनिंग इतने टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो ऐसे ही कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ये नहीं कह सकती हम इतने वाले ग्रे टोन को हटा के व्हाइट वाले टोन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ग्रे टोन का पैरामीटर है कि इससे नीचे के स्केल के लोगों को ग्रे और इससे ऊपर के लोगों को व्हाइट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, वैसे टॉल और शॉर्ट का हमने एग्जाम्पल लिखा था। ओके, तो ये सारी चीजें ट्रुथ हैं बट दे आर पार्शियल ट्रुथ।
तो इनको हैंडल करने के लिए जिस लॉजिक की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा फजी लॉजिक। थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। अब हम लोगों ने कुछ वर्ड और पढ़े। अब देखो क्या है, अब फजी लॉजिक के अंदर जो चीजें आएंगी तो सबसे पहले हमको ये सारे वर्ड क्लियर करने पड़ेंगे तो जाके हमारा फजी लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो वर्ड आ रहा है ये कह रहा है कि प्रोपोर्शंस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद डिग्रीज ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड फॉल्सहुड। प्रोपोजिशन क्या रखा है, प्रोपोजिशन होते क्या है, प्रोपोजिशंस आर द क्या, एक स्टेटमेंट होता है, प्रोपोजिशन होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट से डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है। प्रोपोजिशन वहां से डिड्यूस होते हैं, जब आप कोई लॉजिक बनाते हो, कोई लैंग्वेज बनाते हो, नॉलेज नहीं तो नॉलेज बेस बनाते हो, देन यू विल डिफाइन द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का जो होता है कि डिग्री ऑफ ट्रूथफुलनेस होता है कि वो रेफरेंस के हिसाब से कितना परसेंट सही है और रेफरेंस के हिसाब से कितना परसेंट गलत है यहाँ पर। अभी इसका जो फजी लॉजिक का जो मेन वाला काम है वो हमको एक्सपर्ट सिस्टम में, एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो मशीन बनती है जिसको हम कहते हैं कि मशीन दैट थिंक लाइक ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे पास आएगा, हम लोग कहने जा रहे हैं थिंक लाइक ह्यूमन। ठीक है, ये एक्सपर्ट सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं वो थिंक लाइक ह्यूमन वाली मशीन बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, ओके। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड में कहा था कि मशीन हैज टू टेक सम इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अगर कोई डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जा रहा है तो उसको थिंक लाइक ह्यूमन होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जैसे थिंक लाइक ह्यूमन के आप एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि ना, जैसे आपने स्पेल चेकर देखा होगा ना, ये आपको बहुत सारे लिस्ट देता है, वो एक मान लेता है कि इसमें से कोई ना कोई वर्ड आप यूज करने जा रहे हो। जैसे एमएस वर्ड में आप टाइप करते हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को दिखाता है, देयर और देयर की स्पेलिंग अगर गलत होती है तो आपको दिखाता है, ठीक है ना, कि ये वाला देयर नहीं, यहाँ पर ये वाला देयर आएगा करके। ओके, तो ये हुई थिंक लाइक ह्यूमन टाइप टेंडेंसी। तो ये काम हमारा करता है कौन, फजी लॉजिक। ओके, ठीक है, आगे बढ़े फिर देख लेते हैं। और फाइनली अब मैंने बहुत सारे वर्ड आप लोगों को बता दिए और इन सारे वर्ड को मैं सम अप करता हूँ और एक फजी लॉजिक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन की ओर बढ़ता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फजी लॉजिक इज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब एक नया वर्ड आया, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सुटेबल फॉर नोटेशन दैट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली, जिस चीज को हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट विच डिपेंड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होगा, ठीक है। इट इनेबल्स कंप्यूटराइज्ड डिवाइस टू रीजन मोर लाइक ह्यूमंस। ये इस स्टेटमेंट की हम बार बार बात कर रहे थे, रीजन्स मोर लाइक ह्यूमंस। ठीक है, तो फजी लॉजिक जाहिर सी बात है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का एक ऐसा तरीका है जो मशीन को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बस। और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन कैसे होंगे, लिए तो जाएंगे कंप्यूटर की मदद से, डिसीजन आर कंप्यूटराइज, है ना, कंप्यूटराइज डिवाइस क्या रखा है, कंप्यूटर डिवाइस से, लेकिन वो डिसीजन कैसे होंगे, दे डिसीजन इज मोर लाइक ह्यूमन। डिसीजन ले रही है मशीन, लेकिन डिसीजन हो किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा एक, ये मेरी डेफिनेशन का जो क्लोजअप है ये बता रहा है कि यहाँ पर ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, अब इस सबको बेहद और क्लोजर तरीके में आगे देख लेते हैं एक बार की इंट्रोडक्शन अब यहाँ पर है, फजी लॉजिक में था गया। तो फजी लॉजिक अब धीरे धीरे हम इसको देखें, इंट्रोडक्टरी अगर बात करें तो अब ऑफिशियल बात करते हैं फजी लॉजिक क्या था, इंट्रोडक्शन, अ वे टू रिप्रेजेंट वेरिएशन और इम्प्रिसिजन इन लॉजिक। ठीक है ना, इम्प्रिसिजन इन लॉजिक, तो यहाँ पर लॉजिक प्रिसाइज नहीं होगा। प्रिसाइज मतलब किसी चीज का हाँ होना है, किसी चीज का ना होना प्रिसाइज कहलाता है। और इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ और ना के बीच में जो चीजें होती हैं, जो झूलती हैं चीजें, वो इम्प्रेशन हुआ। ठीक है, ओके। अगला, अब जो इम्पोर्टेंट काम है, क्यों मैं फजी लॉजिक को अडॉप्ट कर रहा हूँ, अ वे टू मेक यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इन लॉजिक। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो जो लोग हम लोगों के बीच में हमको बाय नेचर ने गिफ्ट की है, जिसमें कोई कोडिंग नहीं है, कोई डिकोडिंग नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आओ चलें, नेचुरल लैंग्वेज है, आओ चलें मतलब कहीं टहलने निकलने। अब ये कोडिंग डिकोडिंग कब हो जाएगी, जब जैसे कोई आपके सामने अननोन आदमी है, आपको डर है कि ये आदमी इसके बारे में कोई गलत सीधा ना बोल दे, तो आप चलें कहोगे। तो चलें का मतलब यहाँ पर होगा कि आप उस आदमी को इंडिकेट करना चाह रहे हो कि वो आदमी यहाँ पर कोई ऐसे कमेंट ना करे, तो नेचुरल लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर ये बिहेवियर आपको मशीन दिखाने लगे आपके मूड भाप के, तो ये काम फिर फजी लॉजिक का ह्यूमन लाइक मशीन बनने में हो जाएगा। अब रीजनिंग दो होती है, एक तो हम लोगों ने बहुत सारी रीजनिंग कर रखी है, रीजनिंग के हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अप्रोक्सीमेट रीजनिंग है और वो आपने पढ़ी होगी ट्रू रीजनिंग। ट्रू रीजनिंग मतलब जैसे आपको कोई सीरीज दे रखी है, उसका बीच का मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट इज माई एक्चुअल रीजनिंग।
बट यहाँ पर जो रीजनिंग होगी दैट इज अप्रोक्सीमेट रीजनिंग, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन की ही बात कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रू और कंप्लीट फॉल्स की तो बात कर ही नहीं रहे, प्रिसीजन की बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग कौन सी वाले की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट रीजनिंग की यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर फजी लॉजिक के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरी जो रियल लाइफ में जिंदगी की जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को मैं मशीन को समझा रहा हूँ, और फिर मैं ये मशीन से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरी एक्टिविटी समझ जाए, और समझने के बाद वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसके लिए एक नेचुरल लैंग्वेज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से फिर हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये होता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लैंग्वेज, अब सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज है क्या एक्चुअली, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार तो कह दिया ना, इसको हम नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बहुत बार हमने बात कर ली। लैंग्वेज क्या है एक्चुअली, दरअसल हम देखें तो लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले हम लोगों के पास होते हैं आवाजें, साउंड्स होती है ना, जैसे कोई छोटा बेबी होता है तो उसकी खाली साउंड्स होती हैं, ठीक है। साउंड्स धीरे धीरे हमारे अल्फाबेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ABCD अ ई क ख ग घ, तो साउंड अल्फाबेट में कन्वर्ट होते हैं। अल्फाबेट से हमारे बनते हैं वर्ड्स, ठीक है, अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं। तो वो वर्ड क्या होते हैं, और वर्ड से फिर क्या बनता है, लैंग्वेज का ग्रामर, ठीक है। वर्ड्स की ढेर सारी फॉर्म होती हैं और उनसे बनता है ग्रामर। तो ग्रामर फिर पंचुएशन की हेल्प से उन वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से चैप्टर बनता है, चैप्टर से बुक बनती है, जो भी बनता है, ये होता है लैंग्वेज की हायरार्की, ठीक हो गया, ओके। तो अभी एक ह्यूमन लैंग्वेज है, नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा कि अगर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, उन लोगों ने आपको मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट दिया ह्यूमन से, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इफ इट इज सनी, अगर आज मौसम जो है जो आसमान है उसमें जो है सनी मतलब धूप निकली होगी, एंड वार्म, एक तो उसने बताया कि क्या कह रखा है, इफ इट इज सनी एंड वार्म, ठीक है, ध्यान देना सारी चीजों पर, टुडे आज, कॉमा आई विल ड्राइव फास्ट। तो ये पंचुएशन है, कॉमा जो है बाय डिफॉल्ट देन इसके अंदर हिडन हो गया, ठीक है ना। तीन तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे पास, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंबाइंड सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉमा ने देन वर्ड को अपने अंदर कोलैप्स कर दिया, इफ इट इज सनी एंड वार्म टुडे, कॉमा आई विल ड्राइव फास्ट, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर देन आया हुआ है, ठीक है, पंचुएशन यहाँ पर लगे। अब ये स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर आ रहा है ये वर्ड एंड, क्या आ रहा है, ये एंड वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। एक यहाँ पर एक कॉमन में पंचुएशन लगा रखा है देन, तो यहाँ पर एंड आ रहा है और देन आ रहा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो बुलियन अलजेब्रा थी, बुलियन अलजेब्रा लॉजिक पर बेस होती थी, तो क्या काम करता था, लॉजिक पे काम करता था ना। तो एंड क्या है, लॉजिक है, देन क्या है, लॉजिक है। तो ये अपने आप ही बुलियन अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फॉलो कर रहा है, तो मतलब सनी एंड वार्म देन आई विल ड्राइव फास्ट है। अगर इसको मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो जैसे मतलब मान लीजिए अगर ऐसा कहा कि ये हो गया, मान लीजिए सनी, ये एंड वार्म, उसके बाद हमने एरो लगाया, बुलियन अलजेब्रा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन आई विल ड्राइव फास्ट। तो ये तो हो गया इसका इफ, ये ना, इफ इट इज सनी एंड वार्म, एंड मतलब लॉजिकल है ना, मैथमेटिक्स का वर्ड नहीं है एंड, एंड वार्म, तो देन आई विल ड्राइव फास्ट, ये कहा ना। अब है क्या, देखिए सिंपल सी बात है, बात करते हैं। तो ये सनी एक सेट को बिलोंग करेगा, वार्म दूसरे सेट की प्रॉपर्टी है, और ये तीसरी सेट की प्रॉपर्टी है। अब ये एलिमेंट है 1 2 3, तो ये एलिमेंट जो होते हैं, ये एलिमेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मेरे लैंग्वेज के को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, दे आर द लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हो कैसे रहे हैं, देखिए थोड़ा गौर से देखेंगे। हाँ, तो अब पहला वाला मेरे पास वेरिएबल था टेम्परेचर, तो ये जो टेम्परेचर की बात की थी ना, ये वार्म, वार्म जो वर्ड है ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो, रियल लाइफ में टेम्परेचर जैसे या तो बहुत ठंडा होता है, हमने कहते हैं बिल्कुल कुल्फी जमाने वाली ठंड हो रही है, तो इट इज फ्रीजिंग। उसके बाद कूल, इट इज कूल, ये तो बिल्कुल है ना। उसके वार्म, ठीक है, टेम्परेचर वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद हॉट हो जाता है कि भाई इसमें तो आदमी उबल रहा है, कहते हैं इंसान, ठीक है, धरती भट्टी बन गई, ऐसे वाले स्टेटमेंट मिलते हैं। तो दिस इज हॉट। अगला वाला जो मेरी ये दिन की क्लाइमेटिकल कंडीशन है, क्लाउड कवर की बात करते हैं, ओवर का बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। पार्सली क्लाउडी मतलब ऐसा होता है यार, जाड़े के दिन में आप छत में बैठते हो, आप कहते हो कि मेरी छत को छोड़ के बाकी सब जगह धूप आ रही है, ठीक है ना। आप जैसे कोशिश करते हो, आप ऐसा होता है ना मैक्सिमम जाड़े में कि आपकी छत पे बादल छाए रहते हैं, बाकी हर जगह धूप आई रहती है।
फिर वो बादल मूवमेंट करते हैं विंड के साथ। सनी, एकदम धूप है खिली हुई, ठीक है। अब ये तो हो गया सनी वाला एक हो गया वार्म। अब इसका जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन के अंदर भी एक वर्ड है, आई विल ड्राइव फास्ट। आई विल ड्राइव तो ठीक है, कैसा ड्राइव, स्लो फास्ट। तो आई विल ड्राइव फास्ट, या तो तेज गाड़ी चलाएगा या आदमी स्लो गाड़ी चलाएगा। तो अब यहाँ से मेरे जो लैंग्वेज में वेरिएबल है, हाउ मच वेरिएबल आई गेट, तो मुझे मिले 3 तरह के वेरिएबल, टेम्परेचर, क्लाउड कवर और स्पीड, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा नेचुरल लैंग्वेज, जिसको मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट लॉजिक के सेट में, ठीक है। कैसे, अभी देखो, अब यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे क्रिस्पी लॉजिक कहते हैं ना, x इक्वल टू 3.1415296, ये वैल्यू किसकी है, 22/7 पाई की वैल्यू है, x इक्वल टू पाई। क्रिस्पी लॉजिक में भी पाई की वैल्यू इतनी ही होती है। अब a बिलोंग टू 0 एंड 1 है, मतलब एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 0 या 1, हमने बात की थी आगे भी। अच्छा, अब प्रपोजिशन में के बारे में कहा था कि प्रपोजिशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ए एंड बी इम्प्लाइज सी, ये सी की वैल्यू या तो 0 होगी या सी की वैल्यू 1 होगी, ट्रू या फॉल्स होगा। अभी जैसे अब एक ह्यूमन लाइफ, रियल लाइफ का स्टेटमेंट लेते हो कि अगर कोई इंसान राजा है और वो इंसान लालची भी है, तो कहानियों के हिसाब से वो राजा दुष्ट होगा, ठीक है ना। एक मैथोलॉजी हमने ले ली कि अगर कोई राजा है, मतलब किंग, एक वो है लिंग्विस्टिक वेरिएबल में एक, सॉरी, सेट है प्रॉपर्टी जिसकी दिखा रहा है, और एक ग्रीडी की दिखा रहा है। अगर कोई कोई इंसान है, अगर वो राजा है और वही इंसान अगर लालची भी है, तो वो राजा जो है दुष्ट राजा होगा, कहानियों की मैथोलॉजी के हिसाब से ये कहा जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने देखा कि अगर रिचर्ड कोई इंसान है जो राजा भी है और लालची भी है, तो रिचर्ड दुष्ट होगा, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब आपने कहा कि आपकी एक मैथोलॉजी कहती है कि ऐसा होने के बाद रिचर्ड दुष्ट हो सकता है, दूसरी मैथोलॉजी कह सकती है कि रिचर्ड दुष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ओके, लेकिन मजे वाली बात क्या है, जो मैथोलॉजी ये कहती है कि रिचर्ड दुष्ट है, तो उस मैथोलॉजी में भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर रिचर्ड कितना दुष्ट है। ये वाली बात हम फजी सेट के अंदर डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ ये है ना, व्हाट इफ रिचर्ड इज ओनली समवट ग्रीडी। रिचर्ड केवल कुछ मामलों में लालची है। कुछ मामलों में लालची का मतलब क्या है, जैसे राजा है, उसने लड़ाई लड़ी, मान लो उसको अपने राज्य का विस्तार करना है, ठीक है, ही हैव टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज। दूसरा, ठीक है, ही हैव टू लूट द मनी फ्रॉम एनीवेयर, उसने कहीं लूटपाट मचानी है और वहां से पैसा लेके आना है अपने पास, ठीक है, बस वहां से जीता पैसा लाया, छोड़ दिया, ठीक है। तीसरा राजा कहीं गया, उसको अपने लिए स्लेव्स चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, वहां गया, वो आदमी औरतों को कब्जा करके लाया भाई। तो समवट ग्रेडी का मतलब ये हुआ कि हर चीज में लालच नहीं है। तो यहाँ पर हम इस चीज की बात भी कर सकते हो, यहाँ पर हम लोगों के पास तो रिचार्ड का लालच जो है 100% नहीं है, रिचार्ड किसी किसी मामले में लालची है। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वेश्चन उठेगा, हाउ एविल द रिचार्ड, कि आखिर रिचार्ड कितना लालची है। तो आप इस बारे में सोचिए, और अगर आपको ये सीरीज का पहला वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।